हेलो, नमस्कार। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और उम्मीद है आप सभी को मेरी आवाज़ बराबर आ रही है। हेलो, हेलो, हेलो। आप आइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल। जब तक आप साथ में जुड़ेंगे तब तक मैं ज़रा सा आपका कुछ इंतज़ार कर लूँ। और एक बार देखते हैं हमें किस किस मौजू पे आज बात करनी है, किस किस टॉपिक्स पर। आज हिंदुस्तानी पोइट्री के लिए हम यहाँ सब जुड़े हैं। और PWO की ये बहुत ही ख़ास पहल और बहुत ही उम्दा उनका नज़रिया हिंदुस्तानी पोइट्री सीखने सिखाने को लेकर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक बार थोड़े से लोग जुड़ जाएं और मैं भी नाम के ज़रिए आपकी शख्सियत एक बार देख लूं, समझ लूं। और फिर हम कुछ बातचीत करेंगे हिंदुस्तानी पोइट्री पर। कोशिश करूंगा। पूजा, गौर जॉइंट, मनदीप सोदी, बहुत बहुत स्वागत मनदीप। पूजा आपका। वैभव त्रिवेदी, बहुत बहुत इस्तकबाल, हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। आइए अब हम शुरुआत करते हैं। आर्यन, बहुत बहुत स्वागत आर्यन आपका। और हिंदुस्तानी पोइट्री के लिए हम यहाँ जुड़े हैं। और हमको हिंदुस्तानी पोइट्री, हिंदी उर्दू शायरी, हिंदी उर्दू अदब, इन सभी मसलों पर, इन सभी मुद्दों पर आज बात करनी है। और एक वर्कशॉप का नाम हालांकि इसे दिया गया है कि हम वर्कशॉप में कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, कुछ मैं अपना जो भी शौक है, अपना जो भी इल्म है वो आपके साथ साझा करूं। जो आपकी जो भी ज्ञान है और आपकी जो भी इस चीज़ को लेके जुनून है, आप मेरे साथ अपना जुनून साझा करें। तो कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले जी बहुत बहुत स्वागत। हेलो, हेलो, हेलो सक्षम, हेलो एवरीवन, हेलो। दीप्ति राणा, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए जुड़िए। आज हम हिंदुस्तानी पोइट्री के लिए हैं। और आप सबकी मोहब्बत और आप सबके प्यार ने मुझे आप तक बुलाया है। और बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिशियल PWO का, जिनके कई मुख्तलिफ चैनल्स हैं, कई अलग अलग चैनल्स, और इनके चलते वो हम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी गुड़िया तिवारी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आई थिंक अब हमारे पास तकरीबन इतने दोस्त हैं। और कि अगर मेरी कोई बात, मेरी शुरुआती इब्तिदाई गुफ्तगू शुरू की कोई बात अगर छूट भी जाती है, तो उम्मीद है कि आप सब अपने दोस्तों तक, अपने जुड़ने वालों तक वो ज्ञान, वो बात, वो शौक, वो पैशन पहुंचाएंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो मौजू है, आज का जो कंटेक्स्ट है, आज की जो बात है, उसको मैं शुरू करूं। और उस पर आऊं उससे पहले मैं प्रशांत बेबार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं इस काव्यशाला में, जिस काव्यशाला का मुहिम छेड़ा है PWO ने, और जिसकी खास एक एक मुद्दा है, एक खास उन लोगों की एक मर्जी है, एक इच्छा है और एक ख्वाहिश है कि ये शायरी, उर्दू शायरी, हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी शायरी का जितना भी हम एक दूसरे के साथ बात कर सकें, साझा कर सकें, और इस चीज़ को एक वर्कशॉप के फॉर्म में लिया जा सके, ताकि कुछ आप करें, कुछ हम करें, और मिलके देखें कि कहाँ तक पहुँची है। तो एक बहुत खूबसूरत शेर के साथ शुरू करते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और शुक्रिया, शुक्रिया। सबसे पहले हम कुछ शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तानी शायरी, हिंदुस्तानी पोइट्री, शेर, गज़ल, नज़्म, कविता, दोहा, चौपाई, इन सारे शब्दों से बहर, काफिया, छंद, पिंगल शास्त्र, इन सभी बातों से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों से रैंडमली एक एक बार हर किसी को मौका देता हूं। आई मीन कुछ लोगों को मौका देता हूं, माफ़ कीजिए। हर आप सभी को एक बार में अगर हम सब सुनेंगे तो शायद वक्त ऐसे ही निकल जाएगा। लेकिन हाँ, हम कुछ
देखते हैं कि आप लोगों से जुड़ कर के जी जी आप अपनी रिक्वेस्ट भेजिए और मुझे यहाँ आपकी रिक्वेस्ट दिखाई देगी। और उस रिक्वेस्ट के बाद मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले हिंदुस्तानी पोइट्री से क्या समझते हैं, या अपना कोई शेर, अपनी कोई छोटी सी कविता, अपनी कोई 2 लाइन की रुबाई, कोई कथा अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इसी से शुरू करेंगे और जैसे ही जिस हिसाब से आप पढ़ेंगे वही हमारी मालूमात रहेगी और हम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो बताइएगा सबसे पहले, या फिर अगर आप कहें तो मैं एक शेर के साथ भी शुरू कर सकता हूँ। मिर्जा गालिब, कुछ कुछ चीज़ पता है। ओके, प्रियांश का कहना है कि कुछ कुछ चीज़ पता है। जी जी बताएं। और बिल्कुल बेझिझक होके अपनी अपनी बात, अपना शेर, अपना कलाम पढ़िए। और आप जिस जिस हिसाब से अपना कलाम पढ़ेंगे हम उस हिसाब से आगे बात करते जाएंगे, क्योंकि मुझे बताने के लिए ये ज़रूरी है पता होना कि आप किस हद तक, कितनी गहराई तक उतरना चाहते हैं। हिंदी उर्दू शायरी एक ऐसा फन है जो सिर्फ एक अपनी बात को कहने का नज़रिया नहीं है, बल्कि अपने जज्बात से दूसरे के जज्बात को जोड़ने की कला है कविता, पोइट्री, शायरी जिसको हम कहते हैं। और इस टॉपिक का, इस वर्कशॉप का नाम स्पेसिफिकली हिंदुस्तानी पोइट्री इसीलिए कहा गया है चूँकि अगर हम प्योर हिंदी की तरफ जाएंगे तो हम पिंगल शास्त्र जैसे संस्कृत में हैं, छंद शास्त्र जैसे कविता में हैं। प्योर उर्दू की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे अरूज शास्त्र है। हम इन सब का मिला जुला, हम हिंदुस्तान में बोलने वाली भाषा, जो भाषा किसी भी आम नॉर्थ इंडियन फैमिली में, किसी भी आम उत्तरी भारत में, भारत के कई सारे कोनों में जो भाषा, मिली जुली भाषा बोली जाती है, हम उसी भाषा में शायरी करते हैं, उसी भाषा में अपनी बात कहते हैं। तो हम उसी भाषा से शुरू करते हैं, इसीलिए इसका नाम एक हिंदुस्तानी शायरी के लिए रखा गया है, हिंदुस्तानी पोइट्री रखा गया है। और हिंदुस्तानी इज़ नॉट इंडियन हेयर, हिंदुस्तानी अपने आप में एक भाषा है। जब हमने हिंदी और उर्दू को अलग अलग पॉलिटिसाइज किया तो उससे पहले हिंदुस्तानी एक मुकम्मल भाषा थी। अगर आप पुरानी यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा में या जो बाहर अच्छी हिंदुस्तानी किताबें ले जाके रखी गई हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हिंदुस्तानी अपने आप में एक मुकम्मल भाषा है, जिसमें हिंदी और उर्दू उसी मानिंद जुड़े हैं जिस मानिंद शिकंजी में शक्कर और नमक। तो जिसका जैसा स्वाद उसका वैसा नमक और चीनी का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसी हिसाब से हमारी हिंदुस्तानी भाषा। तो आप अपनी कलाम पढ़ने के लिए, अपनी कविता पढ़ने के लिए, अपना शेर पढ़ने के लिए हमें रिक्वेस्ट भेजिए। मैं चाहता हूं कि आपका शेर, आपका कलाम, आपकी कविता हम सब सुने और हम उसके बाद वहां से शुरू करें। जी काविन जी, जब तक आप कहें तो एक गज़ल से भी शुरू कर सकते हैं, नज़्म से भी शुरू कर सकते हैं, जैसी आपकी ख्वाहिश रहेगी हम बिल्कुल उसी हिसाब से शुरू करेंगे। ठीक है जी। और मेरे पास कुछ कुछ छोटी छोटी एक पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ नज़र की बातें हैं, तो हम कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते जाएंगे और पढ़ते पढ़ते आपको हम बताएंगे। जी, सबसे पहले आप कहें तो एक छोटी सी गज़ल, अब मेरा कहना है गज़ल, और गज़ल पे बात करने के लिए आई थिंक हमारे साथ हैं मनदीप सोडी जी। बहुत स्वागत मनदीप जी आपका। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द सेशन। सेकेंडली बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी किताब के लिए। जस्ट स्टार्टेड रीडिंग एंड thoroughly looking forward to the interesting parts of it। कहीं ना कहीं बहुत सारे जिस तरीके से आपने स्टार्ट किया कि नज्म या फिर छंद, तो बहुत सारी चीजों से ताल्लुकात है हमारा, बहुत सारी चीजों से नहीं। क्या होता है कि जैसे अगर मैं अपनी शख्सियत से, अपनी तरफ से बात करूं, तो मेरा कैसा है, जस्ट बिडिंग राइटर who started writing just कि आपसे बात हुई and then I started up. So those are whatever things I had, whatever thoughts I have, whatever feelings I have shared, और आपने कुछ वाक्य शुरू किया मेरे से या कोई वाक्य शेयर किया, तो कहीं ना कहीं हम उस दौर से गुजर चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बैकवर्ड फ्लैशबैक होता है। तो यू स्टार्ट राइटिंग कि चलो एक थॉट आया है, इसे लिख दिया जाए, कहीं ना कहीं छूटे ना। तो उस चक्कर में मैंने मैं जिस तरीके से अपने कहा, तो एक कुछ 3-4 लाइनों का एक नुस्खा है जो पुराना हमारा है और हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं। तो नॉर्मली जिस तरीके से अब हम बात कर रहे हैं, तो हम शुरुआत तो हमारे अजनबी की तरह ही हुई है, करेक्ट।
तो जी। अब हम, हालांकि हम एक ही पोइट्री फॉर्म में है, एक ही पोइट्री फॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो इट्स लाइक कि हमारा रिश्ता आपके साथ एक रिश्ता बन गया। बट अगर हम कहें उससे पहले तो हम आप अजनबी थे, तो उसी तरह अजनबी से गए। तो उसके ऊपर एक वाक्य लिखा था, रिश्तों की शुरुआत अक्सर अजनबियों की तरह होती है, और कुछ रिश्तों में तब्दील होते हैं और कुछ की उल्फतों सी रह जाती है। एक ऐसी ही मुलाकात उस अजनबी की से हुई थी, दीदार जिसका हम अक्सर लंच के टेबल पे किया करते थे। दीदार जिसका हम अक्सर लंच के टेबल पे किया करते थे। इन तो सिर्फ सच्ची दोस्ती का है, काम हम तो अपना दिल ही हार गए। तो ये एक मुलाकात है जो किसी ने किसी के साथ शेयर किया था, वो हमने लिखा। तो दिस वन ऑफ द वेयर वी आई से कि एक छंद है जिसे हम, जिसे मैं छंद ही कहूंगा, बिकॉज एक वाक्य, एक मोमेंट है जो छूट गया वहां, उसके बाद हम्म। कभी आया नहीं। तो हम्म। अब बाकी हम, व्हाट आई हैव आल्सो मेंशन इन बुक व्हेन हम्म। यू आर राइटिंग इंडिकेशंस ऑफ योर सेशन, तो तब भी मैंने लिखा था कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉइंट्स, कि कहाँ हम्म। कहाँ क्या क्या पॉइंट कैसे पेश किया जाता है, और लय हम्म। की बात की जाए तो लय को कैसे सेट किया जाए। दिस बिल्कुल इज व्हाट आई बिल्कुल। एम फॉरवर्ड। और बिल्कुल बिल्कुल, लय को कैसे सेट की जाए ये आपका ही ख्याल है, और साथ साथ आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों का है कि अच्छा, इसमें जो आपने एक बात कही कि छंद है, छंद, मैं आपके जरिए सबके सबको सब तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि छंद होता है मात्रा, गणना और वर्ण को मिलाकर एक ऐसा नपा तुला, वो जिसको कि गाया जा सके, जिसमें कि गेयत्मकता हो, जिसमें कि गति हो, जिसमें लय हो। तो ये, जिसे हम जैसे कहना चाहिए कि ये आपने एक मूवमेंट लिया, उस मूवमेंट को मंजर निगारी की, आपको जो देखा, आपको जो समझ आया, आपने जो फील किया, उसे अपनी भावनाओं को उतार दिया। तो ये भावनाओं से ओत प्रोत कुछ कलाम था, कुछ लफ्ज थे। अब हमारा जो पर्पस है वो है इसी, आपकी इन्हीं सारी भावनाओं को एक ऐसे शिल्प में ढाल देना कि आप उसको गा सकें। करेक्ट। ठीक है। तो अब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनदीप, आप हमारे साथ जुड़ने का और हमारे साथ साझा करने का। बिकॉज आप जैसा सोच रहे हैं, आपके जैसे ख्याल हैं, वैसे ही आप जैसे जितने लोग हम सबको सुन रहे हैं, उन सबके भी उसी मौजू पर, उसी कंटेक्स्ट पर ख्याल हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे भी मैं उम्मीद है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मनदीप। अब हम एक दो लोगों को और पूछते हैं और एक जानना चाहते हैं कि वो क्या जानते हैं और क्या हमारे साथ इस काव्यशाला में क्या समझते हैं। जैसे मनदीप ने हमें बताया कि वो चाहते हैं कि अपनी इस भावनाओं को और शिल्प में ढालें, और वो इसलिए ओके, तो स्वागत मैं आपका। वीडियो ऑफ नहीं कर सकते? आप धन्यवाद, चाहें, धन्यवाद। आप चाहें तो स्वागत कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे दर्शकों को और हम में से किसी को भी कोई हर्ज नहीं है, ना कि आपकी तरफ। ओके, जी जी, धन्यवाद सर। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने पहली बार इस पे लाइव पे आपका रिक्वेस्ट किया। बहुत 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 बहुत, धन्यवाद, क्योंकि इतने सारे लोग थे, मुझे नहीं पता था इतना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप महफूज हैं, बहुत सलामत हैं, आपके ख्याल हम सब लोगों के बीच में सलामत हैं। तो जी फरमाएं, क्या क्या कहना चाहते जी, मैं भी अभी, जैसे सर ने खुद ही बताया कि वो इतने बड़े लेखक लोग जब कहते हैं कि हमने अभी शुरू किया, मैंने हैं? जी। शुरू करने को तो बचपन में ही कर दिया, और यही मेरा प्रोफेशन भी है। मैं लैंग्वेज की शिक्षिका हूँ। लेकिन हम हमेशा खुद को बडिंग ही बताते हैं, अभी ही शुरुआत हुई है ऐसा लगता है। तो जी। कुछ गजल लिखने की भी अभी शुरुआत की है, पर जैसा आप कहते हैं वो, उनके नाम भी मैं भूल जाती हूँ। ये जो लास्ट में, मैं सारे नाम भूल जाती हूँ, क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं। मैं मदद करता हूँ, जी बताएं क्या क्या कहना है, बिकॉज आपके जरिए हम बहुत लोगों तक पहुंचेंगे। जी। आपका जो अंतिम में वो लाइन यूज होता है ना गजल में, उसको क्या कहते हैं? मुक्ता। मक्ता। मक्ता, जी, जी इसमें धन्यवाद। के शायर का नाम आता और है जिस, जी, तखल्लुस कहते जी हैं। जी, तकल्लुफ़। तो वो थोड़ा बहुत सीखा है, पर वो नाम याद नहीं रहते हमें। तो 2-4 गज़लें लिखी, गाने की कोशिश भी की, तो कुछ लोगों ने कहा कि आपकी आवाज़ में दम है, तो आप संगीत सीखिए पहले, फिर लय में प्रयास कीजिए। तो संगीत सीखने की भी कोशिश कर रही हूँ अभी, ताकि गज़ल को गा पाऊँ। तो बहुत बहुत गज़ल गज़ल अभी मैं सोच रही हूँ तब तक कोशिश ना करूँ जब तक कि सीख ना लूँ, संगीत सीख ना लूँ। अभी एक छोटी सी नज्म है जो मैंने लिखी है, अच्छा। फ्री एक्सप्रेशन, मतलब फ्री वर्ड्स में लिखा है। जी। क्या ही हो गया अगर दिल की बात जुबा पर आ जाए,
क्या ही हो गया अगर दिल की बात जुबा पर आ जाए? क्या हमारी बात से आसमान धरती पे आ गिरेगा, या फिर सूरज चांद की जगह कोई और ले लेगा? क्या समंदर का जल धरती की गोद में कहीं खो जाएगा? जाने कैसे समझाऊं इस ढीठ दिले नादान को, जिसके कुछ कहने या न कहने से कुछ न बदलेगा। नजरिया हर किसी का जैसा है वैसा ही रहेगा। कोई उसे समझे ऐसी उम्मीद बेबुनियाद होगा। खोया है हमने बहुत, रोए हैं वर्षों अपलक हमारे नैन, पर कोई नहीं था जो समझाता कहाँ मिलेगा चैन। न जाने कितनों के आगे शीश झुका गुजारे दिन रैन, पर कहीं उस मन को ठंडक न मिली, वो रहा बेचैन। देर से ही पर इस बेजुबा को समझ में आया कि खुद को खुद के सिवाय और कोई भी न समझ पाया। तब स्वयं को स्वयं से प्रेम करने को उकसाया, हारे हुए मन को प्यार से जीवन जीना सिखलाया। आज जीवन का आधा सफर तय कर चुके हम, हर मोड़ पर टूटते जुड़ते हुए आगे बढ़ते रहे हम। कईयों ने साथ देने को हाथ दिखाया जरूर, पर वो हाथ देखते ही देखते ओझल हो गए। अब बस ये शेष जिंदगी है और ये वर्तमान, जिसकी हर एक बूंद का करते हैं हम रसपान। अब इसकी परवाह ही नहीं कैसी होगी पहचान, कोई कहे बेशरम अधम या फिर कहे महान। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी, अब आप बहुत खूबसूरत पढ़ा सबसे पहले आपने, और इस के शुक्रिया। बारे में आप हमें बताइए कि आप जो आपने एक रचना लिखी है, इस रचना को आप क्या समझती हैं? पहले तो आप उम्मीद है कि ये समझती हैं कि ये गजल नहीं है, तो जी आपके जी, ये जरिए बिल्कुल गजल नहीं है, वो मैंने पहले ही कहा। जी जी कोशिश जरूर करूँ, इसलिए मैंने वो पढ़ा ही नहीं गजल अभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो सारे दर्शक बता दें कि वो अगर अपने कुछ अशार लिखते हैं और दो दो लाइन में करके अगर उसे पढ़कर कहते हैं गजल है, तो गजल नहीं है, जैसा कि हमारे साथ जी अनुभव जी। जी ने भी साझा किया। जी, तो आप इसे क्या कविता कहती हैं, नज्म कहती हैं, आप इसे क्या कहते फ्री वर्ड्स को हिंदी में क्या कहेंगे? मुक्त मुक्त रचना, हैं? जी जिसमें मतलब छंदबद्धता की कोई गुंजाइश नहीं है। बस कहते हैं ना, कवि को कभी बांधा नहीं जा सकता किसी छंद में या किसी लय में। तो कभी कभी ऐसे ही जब कोई भावना निकल के आती है तो वो जी बिना लय के प्रवाहित हो जाती है, वही मुक्तक है। और जी, आपकी अगर बात इजाजत बिल्कुल दे तो, अगर किसी और के बाद अगर आप इजाजत दे, कोई एक दो लोग अगर बोलना चाहें, उसके बाद में एक गजल बस आप लोगों की राय जानूंगी फिर, कि अगर जी मुझे कहीं चांस मिल सकता है गाने का या आगे बिल्कुल बढ़ने बिल्कुल का इसमें। जुड़े जी रहिए, बिल्कुल जुड़े रहिए। हम एक बार और एक दो लोगों को सुन लें और उसके बाद हम फिर जी जी दोबारा जुड़ते हैं। सीरीज जी लंबी जी है, जी जी आज जी, की नहीं, हम इसलिए जी साथ जी रहेंगे तो जरूर। हम प्रोग्रेस देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अनुपम जी, जिन्होंने एक कविता पढ़ी, जिन्होंने अपने भाव रखे। अच्छा, उन्होंने एक जाते जाते एक बात कही कि कवि को बांधा नहीं जा सकता। तो अब मेरा सवाल आप लोगों से है, और यहाँ पर आपकी उंगलियां चल जाएं कीबोर्ड पर और तुरंत ही टाइप करके बताएं कि क्या कविता सिखाई जा सकती है? क्या पोइट्री कैन बी टॉट? अगर हाँ तो यस, ना तो नो। जल्दी से फटाफट बताइए, और आपके दो चार जवाब आते ही फिर मैं अपनी अगली बात रखूं कि क्या कविता सिखाई जा सकती है। हम यहाँ पर सब वर्कशॉप में हैं, तो क्या हम कविता सीखने के लिए कहते हैं कि कवि तो जन्म से पैदा होते हैं, शायर तो मिजाज से बनते हैं, तो क्या सिखाई जा सकती है? ओके, लोगों का कहना है नहीं, नो, नहीं, नो, नहीं, नो। जी, तो दूसरी बात, अब मेरा दूसरा सवाल, क्या म्यूजिक सिखाया जा सकता है? कविता तो आत्मसात की चीज है। कविता, शायरी, गजल, नज्म, चौपाई, रुबाई आत्मसात की चीज है, दिल की भावनाएं निकलती हैं। सेम संगीत भी ऐसे, ये म्यूजिक भी ऐसे। तो क्या किसी को संगीत सिखाया जा सकता है? क्या म्यूजिक सिखाया जाता है? ओके, अगर ओके, म्यूजिक छंद वगैरह विधान सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा, म्यूजिक सिखाया जा सकता है, तो लोगों का कहना है कि जी हाँ, म्यूजिक सिंगिंग सिखाई जा सकती है, गिटार, सितार, हारमोनियम, तबला सिखाया जा सकता है। म्यूजिक नहीं सिखा सकते, सिखा सकते हैं, हाँ सिखा सकते हैं। अगर नहीं सिखा सकते तो फिर लोगों की क्लासेस होती हैं, म्यूजिक की क्लासेस होती हैं, जिसमें जिसको कुछ, अगर आप सब, हम सब ने स्कूल में देखा है कि स्कूल, हम जब स्कूल में होते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं म्यूजिक के बारे में, सितार के बारे में, गिटार के बारे में, लेकिन हम सीखते हैं। मैंने स्कूल टाइम में तबला सीखा है, हारमोनियम सीखा है, मगर मैं पैदा
पैदाइश से अपना नहीं बजाना जानता था। तो बिल्कुल सुर सिखाए जा सकते हैं, म्यूजिक कलात्मक चीजें जब तक खुद में ना हो असंभव है। तो म्यूजिक, अब मेरा जवाब सुनिए, म्यूजिक सिखाया जा सकता है, जी हाँ। क्या कविता लिखना सिखाया जा सकता है? हाँ, जी हाँ। लेकिन किसको? म्यूजिक सिखाया जा सकता है। सिंगिंग किसे सिखाते हैं? सिंगर को। कविता लिखना किसे सिखाया जा सकता है? जो ऑलरेडी कवि है। तो इस सवाल को गहराई से समझें तो क्या कविता लिखना, गजल कहना, शायरी कहना सिखा सकते हैं? जी हाँ। किसको? शायर को। शायर को, कवि को, जो ऑलरेडी जिसके अंदर कविता, कवि, शायरी के मिजाज हैं, उनको सिखाया जा सकता है। संगीत, जिसके अंदर संगीत है, जिसके गले में सरस्वती का वास है, जिसके अंदर सरस्वती की पहचान है, जिसके अंदर संगीत एक लयबद्ध है, वो ऑलरेडी म्यूजिशियन है, वो ऑलरेडी सिंगर है, उसको सिखाया जा सकता है। तो सेम कविता भी उसको सिखाई जा सकती है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि कवि को बांधा नहीं जा सकता। जी, इस बात में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि छंद की विधा, अरूज का ज्ञान, गजल कहने की शिक्षा, इन सब का इल्म बहुत ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे लेवल से, एक अच्छे गहराई से किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं। शुरुआती दौर में हम अपनी बातें कहते हैं बिना किसी विधान के, बिना किसी नॉलेज के, और हमें लगता है कि शायद यही शायरी है। ऐसा नहीं है। एक दो चीज़ें हम शुरुआत में क्लियर कर दें कि सिर्फ अपने दिल की भावनाओं को, अपने मन की फीलिंग्स को, अपने जज्बात को कागज़ पे उतार कर रख देना ही कविता या शायरी नहीं है। जब तक कि आपकी बात अगले इंसान की रूह तक ना पहुंचे, जब तक कि आपकी बात से अगला इंसान इतना मुतासिर ना हो कि वो एक शोर में भी उसको आपकी नज्म, आपकी शायरी, आपकी गजल उसको अंदर तक निचोड़ के रख दे, और वो अपने जहन में, अपने दिल में, अपने निजी जज्बात से उस बात को जोड़कर जब तक ना चल पाए, वो शायरी नहीं है, वो कविता नहीं है। तो हम जो भी लिख रहे हैं वो सब क्या है फिर? वो सब है प्रैक्टिस, मश्क, अभ्यास। और हम अभ्यास करते 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 आगे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले कुछ खास बातों का डिफरेंस, अभी उन्होंने बताया कि गज़ल नहीं है, तो गज़ल के बारे में हम बात करेंगे, नज़्म के बारे में हम बात करेंगे, कविता के बारे में बात करेंगे, चौपाई, दोहा, इन सब के बारे में बात करेंगे। और एक एक करके हर एपिसोड में हम हर चीज़ लिखना सीखेंगे। और आप यकीन मानिए, इस वक्त 42 लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, 43 लोग। आप सब के सब आज 2020 खत्म होने वाली है, उम्मीद है कि हम 2021 में पहुंचेंगे। 21वीं शताब्दी में जब कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स इतने हाई फाई हो गए कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, आप इस दौर में भी चौपाई लिखना सीखेंगे, आप इस दौर में भी दोहे कहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और वो दोहे कैसे कह सकते हैं, उनका क्या विधान है, क्या कह सकते हैं, उनको कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, गज़ल कहेंगे, नज़्म कहेंगे, सारी चीज़ें कहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन शुरू में हम जानना चाहते हैं आपके ख्यालात। तो अब हमारे साथ सबसे पहले एक बार थोड़ा सा मौका देंगे, बस 2 मिनट का, हमारे साथ जो अगले हमारे सामीन जुड़ रहे हैं, सुनने वाले, आइए। फिर उसके बाद मैं अपनी बात पूरी करता हूँ और बीच बीच में एक गज़ल और एक शेर पढ़ते हैं। हेलो। हेलो, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। आई एम बिल्कुल। सो सॉरी, थोड़े इशू के लिए मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकती। आशा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच। अभी आपने एक बहुत ही अच्छा सा सवाल पूछा था, क्या हम संगीत सीख सकते हैं, क्या हम लिखना सीख सकते हैं। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। मैं बचपन से लिखती हूँ, मेरी उम्र है, बचपन से ही थोड़ा ज़्यादा मुझे लिखना आने वाली है। एंड मुझे गज़ल लिखना सीखना था। एंड मैं शायरी करती थी टूटी फूटी, जैसे सभी करते हैं शुरुआत में। तो मुझे बहुत जोश चढ़ा था पंकज उदास जी को सुनने के बाद, मुझे भी गज़ल लिखना है। एंड मैं कोशिश करती थी। तो हमारे यहाँ पर एक है संस्था जो सिखाती है गजल लिखना, मतलब वन टाइप ऑफ ओपन मिक वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। वहीं पर वो लोग सिखाते हैं कि आप कैसे गजल लिख सकते हो। वो बहर सिखाते हैं, गिनना सिखाते हैं, वगैरह वगैरह।
तब मुझे लगता था कि पोइट्री का मतलब होता है जब हम कुछ पोर्ट्रे करते हैं, अपने अंदाज में कुछ जब पोर्ट्रे करते हैं या बताते हैं या किसी को सुनाते हैं, तो उसे हम पोइट्री कहते हैं। तो जब उन लोगों ने हमें शुरुआत में शायरी लिखना सिखाया, तो हम लोग जो हम नए नए राइटर्स थे, हम उनसे पूछते थे, भैया बताइए ये शायरी कैसी लगी, अच्छी है या नहीं, इसमें कोई गलती हुई है क्या। तो वो जो भैया थे उन्होंने एक बात मुझे सबसे कही कि शायरी या तो शायरी अच्छी या बुरी नहीं होती, शायरी या तो होती है या नहीं होती। बिल्कुल। एंड वो चीज मैं सभी से कहना चाहूंगी कि अगर आप में एक्सेप्टेंस करने की मतलब है कैपेबिलिटी, और आप सीखना चाहते हैं, आप उस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वो जरूर, आपको अगर कोई गाइड, सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे कि नहीं ऐसे लिखते हैं। तो जब आपको कोई गाइड करेगा तो आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, अगर ये कह रहे हैं तो ये ऐसे ही करना है। अगर मैं उस टाइम, जैसे मेरी सोच थी कि सिर्फ पोर्ट्रे करना ही पोइट्री होती है, तो शायद आज मैं ये सेशन अटेंड नहीं कर रही होती और मैं अपनी ही दुनिया में खोई हुई होती। इन्हीं सब चीज को पोर्ट्रे करते हैं और वो पोइट्री बन जाएगी। एंड मैं बस यही कहना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके जरिए तमाम लोगों तक, सभी सामने सुनने वालों तक ये बात पहुंची है कि सिर्फ अपनी बातें एक तरफा कह देना शायरी, पोइट्री, नज्म, बंदे, गजल गोई नहीं है। हर किसी विधा के, हर किसी स्किल के, हर किसी फाइन आर्ट के अपने कुछ लिम्स होते हैं। उसके साथ जी जी तय करते हुए वो बात अगले की सीने तक, अगले की रूह तक पहुंचे, वो बात। जी जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। तो दोस्तों, जी ये हमारे साथी अंकिता। हाँ जी हाँ, अभी सबको मौका मिलेगा, तो बस ये थोड़ा सा शुरुआती दौर था, हमारी बातचीत की शुरुआत थी, तो हम ज़रूर ये जानना चाहते थे कि आप सब इस सेशन से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं और आप अपनी बात को, आप खुद कितने गहरे पानी में हैं कि मैं आपको और कहाँ तक लेके चलूँ। अब इसी इसी बात से मुझे एक अपना एक शेर याद आ गया। एक मतला पढ़ता हूँ और अभी हर बात का, हर लफ्ज का, हर अल्फाज का मैं मानी और मतलब आपको बताता चलूँगा। ये शुरुआत है और आप लोगों से बातचीत हुई और कई सारे शब्द मुझे कानों में ऐसे लगे कि शायद वो आप तक बताना बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रोनंसिएशन, हमारा उच्चारण, हमारा तलफ़ुज़ जैसा है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस बात से कि हम कैसी शायरी करेंगे। क्योंकि अगर आप गज़ल कहना चाहते हैं तो गज़ल में सारा का सारा जोर, सारा का सारा ध्यान इसी बात पे है कि आप उस शब्द को, उस लफ्ज़ को कैसे कहते हैं। तो आइए चलते हैं और इस चलने पर मुझे एक शेर याद आया, एक मतलब पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, मतलब गौर फरमाइएगा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पे अटेंशन। हौसले परवाज को तुम उस गगन तक ले चलो, हौसले परवाज को तुम उस गगन तक ले चलो, आखिरी एक सांस है बस उस चमन तक ले चलो। हौसले परवाज को तुम, अभी आप सबका हौसला है और इतना ज़्यादा है कि हम गज़ल कहें, हम शायरी करें, हम नज़्म निगारी करें। तो आप सबके हौसले की नज़र करता हूँ ये शेर मतलब कि हौसले परवाज को तुम उस गगन तक ले चलो, आखिरी एक सांस है बस उस चमन तक ले चलो। इस पराई छाँव में अब धूप लगती है यहाँ, रेत में घर है मेरा मुझको वतन तक ले चलो, रेत में घर है मेरा मुझको वतन तक ले चलो। रफ्ता रफ्ता दुनिया के मिटने का कुछ एहसास है, रफ्ता रफ्ता दुनिया के मिटने का कुछ एहसास है, जल्दी जल्दी तुम मुझे दरे मिलन तक ले चलो, जल्दी जल्दी तुम मुझे दरे मिलन तक ले चलो। हंस के, आखिरी शेर सुनिए इसका। हंस के फिर रूमाल से चेहरा छुपाना याद है। कई लोगों की अदा होती है कि हंसते वक्त चेहरा ढक लेते हैं। हंस के फिर रूमाल से चेहरा छुपाना याद है, देखने की इस तलब को तुम कफन तक ले चलो, हौसले परवाज को तुम उस गगन तक ले चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये एक मेरी गज़ल के कुछ शेर और एक मक्ता पढ़ा, एक मतला पढ़ा था मैंने, तो बहुत शुक्रिया आपका।
जी, अब हम चलते हैं बेसिक वर्ड्स की तरफ। अब हम शुरू करते हैं अपने दौर को, अपने इस सेशन को। जी, आपकी गज़ल पढ़ने की रिक्वेस्ट को मैंने नज़र कर लिया है। हम लास्ट में जैसे ही थोड़ा सा वक्त हमारे पास बचेगा, हम बिल्कुल सबको कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा मौका दिया जाए, और सेशन लंबे चलेंगे, बहुत आगे तक हम पढ़ेंगे। और आखिरी शेर लाजवाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारी गज़ल हैं, बहुत नज़में हैं। हम इस सफ़र में चलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदुस्तानी शब्द की तरफ। हिंदुस्तानी शब्द में हिंदी उर्दू का मिक्सचर है, और आप अपनी बात जो भी कहना चाहें वो कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचाइए। अपनी उंगलियों को ज़रा सा काम पे लगाइए और जहन में और दिल में ये बात पहुँचाइए कि सबसे पहले मैं भाषा पर बताई। और भाषा में कई सारे लफ्ज़ हैं, और हमारी हिंदी उर्दू भाषा अलग अलग बहुत सारे भाषाओं से, पुर्तगाली से, अरबी भाषा से, पर्शियन से जिसे फ़ारसी कहते हैं, और बहुत सारी भाषाओं से, संस्कृत से बहुत सारे शब्द लेती है। और ये उर्दू का जन्म हुआ है हमारे ही हिंदुस्तान में, आगरा में। और अलग अलग काव्य बने, पद्य बने, गद्य बने। अब भी किसी ने कहा कि शायर को बांधा नहीं जा सकता, कवि को बांधा नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल यकीनन आपकी बात से बिल्कुल सामीन हूँ कि हाँ, बिल्कुल नहीं बांधा जा सकता। लेकिन अगर भावनाओं को नहीं बांध सकते, लेकिन शिल्प में ढलना एक कला है। शिल्प को बांधा जा सकता है, विधा को बांधा जा सकता है, स्किल को बांधा जा सकता है, लेकिन भावनाओं को बांधा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। हमको इन्हीं भावनाओं को एक तय मीटर में, एक तय विधा में, एक रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है, ताकि एक प्रोफेशनल राइटिंग में और एक एमेच्योर राइटिंग में हम अंतर साफ साफ पता कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप हिंदी में कई कई सारी चीज़ें हैं। जब हम हिंदी पोइट्री में चलते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक तरफ ये बताता चलूँ कि उर्दू शायरी में इससे रिलेटेड क्या होता है, और उसी तरह साथ साथ बताता चलूँ कि हिंदी कविता में इसके एनालॉगस में, इसके बराबर में और इसके जैसी चीज़ें में क्या है। तो इस तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लोगों को ये डाउट होता है कई सारी चीज़ें, कि गज़ल क्या है, नज़्म क्या है। क्या गज़ल में कुछ भी कहें जो हम लय में कहें वो गज़ल है? क्या कुछ भी चीज़ जो हम लय में नहीं कह रहे हैं वो नज़्म है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नज़्म के मानी है मोती की तरह पिरोना। नज़्म के मानी है मोती की तरह पिरोना या मोती पिरोना। अब मोती पिरोना जैसे कला है कि एक मोती डालना, फिर दूसरा मोती डालना, तीसरा मोती डालना, उसी तरह जब आप ख्याल के मोती, जब आप अपने थॉट्स के मोती एक शब्दों के धागे में डालते चले जाते हैं, उसके बाद जो एक मुकम्मल रचना बनती है, जो शुरू से लेके अंत तक, जिसकी रूह एक है, जिसका कंटेक्स्ट एक है, जिसमें कहने वाली और एड्रेस की जाने वाली बात एक है, हम उसको नज़्म कहते हैं। तो फिर गज़ल क्या है, और गज़ल की हिस्ट्री क्या है, और गज़ल को लिखना कैसे है। तो सबसे पहले हम आते हैं गज़ल क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि गज़ल के मानी है, और पुरानी इसकी डेफिनेशन ये मानी गई कि गज़ल के मानी है महबूब से बात करना, महबूब से गुफ्तगू करना, महबूब के बारे में बात करना। तो जब महबूब से बात करना इसके मानी माना गया, तो महबूब से हम कैसी बात करेंगे? प्यार भरी बात करेंगे। तो उसमें बहुत सारी जो शुरू की इब्तिदाई गज़ल हैं, आप शुरू की देखिए, जब गज़ल की शुरुआत हुई तो उसमें प्यार मोहब्बत की बातें रखी गई, और वही बातें कही जाती थी। धीमे 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 जब गज़ल ने अपना सफ़र तय किया, और गज़ल एक अरबी शब्द है, अरब से निकली है, लेकिन उसने जब ईरान में पहुंची तो एक बहुत ही डिफरेंट तरह का उसको कंटेक्स्ट मिला, एक ज़मीन मिली, बहुत मुकम्मल हुई। उसके बाद जब वो हिंदुस्तान आई, और हिंदुस्तान आने के बाद जब हमारी भाषा में वो मिश्रित हुई, और हमारी भाषा में, हमारे एक्सेंट में, हमारी लोकल लैंग्वेजेस में मिलने के बाद जो गज़ल के मानी बढ़े, वो फिर अमर हो गई। और इस कंटेक्स्ट में आने के बाद आज के दौर में भी, 21वीं शताब्दी में भी, गज़ल एक बहुत मुकम्मल, एक बहुत ही एक कहना चाहिए एक बहुत कंटेक्चुअल चीज़ है आज के टाइम में भी। सेम नज़्म भी। तो ये रहे नज़्म और गज़ल। और गज़ल से अगर के मानी है, अगर महबूब से बात करना, तो मैं ये समझता हूँ कि महबूब से फिर कौन सी बात नहीं कर सकते।
हर तरह की बात कर सकते हैं। आप अपने महबूब को ये भी तो बता सकते हैं कि भाई देश में देखो क्या क्या हो रहा है और कितनी आजकल महंगाई बढ़ गई है और ये है और वो और कितनी चीज़ें चल रही हैं, नेताजी कैसे कर रहे हैं, ये हैं वो। तो इस पर एक अदम गोंडवी साहब का एक शेर है, वो सुनिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप उर्दू के शायर तो आपने पढ़े हैं और आप उनको जानते हैं, गालिब मीर सबके बहुत पसंदीदा हैं। गालिब का जो शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो बहुतों को याद है, जगजीत सिंह ने गाया है, गज़ल में है और लोग खुश हैं। मीर का मुकम्मल शेर है कि पत्ता पत्ता बूता बूता हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। जो एक लय है, एक रवानी है, सब इससे बहुत वाकिफ हैं। मैं अदम गोंडवी साहब का, अदम गोंडवी हिंदी के गज़लकार रहे और उनका एक शेर है जो कि आप उसका मौजू देखिएगा, आप उसका कंटेक्स्ट ज़रा सुनिएगा। काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में, उतरा है राम राज विधायक निवास में। ये उनकी गज़ल का मतलब था। अब ये, इसे आप क्या कहेंगे? क्या ये महबूब से बात करना है? ये आप या फिर महबूब को बता रहे हैं कि बताइए राजनीति में क्या क्या है और वैसे हर तरफ रामराज है और देखिए कि काजू भुनी प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। ये बाकायदा बहर में कही गज़ल है और इसमें अलग अलग कंटेक्स्ट हैं। तो हम इससे ये समझते हैं, आप जब फैज़ की आप गज़लें सुनेंगे, आप फैज़ की गज़ल में देखिए कि कितनी जदीदियत है, कितनी मॉडर्नाइजेशन है, कितना प्रगतिवादी है, कितना तरक्की पसंदी है। तो जिस हिसाब से गज़ल आगे चलती गई, उसके कंटेक्स्ट, उसके मौजू बदलते चले गए। एक ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें महबूब से बातें करें, हो सकता है कि हम उसमें बहुत सारी बातें कर सकते हैं, बहुत सारे तरह की चीज़ें कह सकते हैं। तो और एक इसी बात पे एक गज़ल, एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ। प्यास हूँ सहरा की मैं, एक बूंद पानी चाहिए। आप सब तक पहुँचे ये बात कि प्यास हूँ सहरा की मैं, एक बूंद पानी चाहिए, या गुमा रखने को दरिया की निशानी चाहिए। भूल जाने के उसे किस्से बहुत से याद हैं, याद करने को मगर कोई कहानी चाहिए, याद करने को मगर कोई कहानी चाहिए। प्यास हूँ सहरा की मैं, एक बूंद पानी चाहिए। इसमें आपकी बात, आपकी दिल की ख्वाहिश बिल्कुल एक पर्सनल अटेंशन पे पहुंचती है। और ऐसे बहुत सारे शेर, बहुत सारी गज़ल हैं। तो गज़ल में ये इस तरह की रिस्ट्रिक्शन अब नहीं है, लोग अलग अलग मौजू पे बात करते हैं। तो गज़ल जो है, इसको गज़ल नहीं कहते, गजल नहीं कहते, ग़ेन फ्रॉम द एपिग्लॉटिस, और गा के नीचे आप देखेंगे नुक्ता है। और ये मैं तलफ़ुज़ पर, ये मैं प्रोनाउंसिएशन पर जोर इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप गज़ल की बहर पढ़ेंगे तो कोई शब्द कैसे बोला जाता है, इस बात पे बहुत तय करेगा कि वो शब्द उस गज़ल में रख सकते हैं कि नहीं। तो कुछ जो मिसकंसेप्शंस हैं, सबसे पहले मैं वो दूर करता चलूँ। गज़ल, ज़ा है, ज़ेड है, गज़ल। दूसरी चीज़ अभी किसी ने बोला कि जुबा, जुबा नहीं है, जा नहीं है, दैट इज ज़ा, जुबा, जुबान, जुबान, बा पे ऊपर नून। उर्दू पोइट्री में, माफ़ कीजिएगा, उर्दू रस्मुल खत में, मतलब लिखने में चंद्र बिंदु को हम, ना की जो साउंड है चंद्र बिंदु है, जैसे हिंदी में हम चंद्र बिंदु कहते हैं। जुबान है जिसको जुबान, तो जुबान का वेट देखिए, जु छोटा शब्द, बा बड़ा शब्द, ना छोटा शब्द, जुबान। माइनर स्केल, मेजर स्केल, माइनर स्केल, मतलब इस शब्द का भी हम वजन करना सीखेंगे, हर शब्द का। तो इस शब्द का वजन क्या है? जुबान, एक, दो, एक। लेकिन कहीं हमें गज़ल में रखना है जहाँ पे हमारे पास जगह है एक और दो रखने की, तो वहाँ पे हम जुबां कह देते हैं, जुबां। तो ये मैं साथ साथ कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बताता चलूँगा और हम आगे धीमे धीमे बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए, सबसे पहले इस सेशन में हमने ये बता दिया कि गज़ल क्या है, नज़्म क्या है। गज़ल में शेर के टर्म्स में शेर क्या है, अब शेर की बात आती है कि शेर क्या चीज़ है, शायरी क्या है।
देखिए, एक लफ्ज है सुखनवरी या काव्य। तो जो काव्य में बात करे, जो पद्य में कहे, उसको हम कवि कहते हैं। काव्य कहना मतलब कविता कहना। तो काव्य कहना, कविता कहना, पद्य सुनाना इज पोइट्री। ठीक उसी चीज को हम कह देते हैं उर्दू में सुखनवरी। तो सुखन का मतलब है काव्य में अपनी बात कहना। तो सुखनवरी की जो कला है, इसको गजल और नज्म में बांटा गया है। गजल बहुत तरह की होती है, नज्म बहुत तरह की होती है। हम एक एक करके हर सेक्शन पर आएंगे, बाइफरकेट करते करते आएंगे। और बाइफरकेट करते करते कोई जल्दबाजी में मत रहिएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि सीखने में बिल्कुल भी जल्दबाजी में मत रहिएगा। एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है। नज्म ही नज्म में 4 तरह की नज्म है। अगर आपको मैं थोड़ा सा एक ग्लांस देना चाहूँ तो देखिए, पाबंद नज्म में काफिया रदीफ आएगा। फिर उसका नज्म मुअर्रा है, जिसको हम बिना काफिया की नज्म कहते हैं, मतलब बिना तुकांत की नज्म कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी आएगी आज़ाद नज्म। आज़ाद से लगेगा आपको अरे कुछ भी कह दो, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद आएगी नसरी नज्म। तो हम नज्म कहना सीखेंगे। और जब गज़ल पर आएंगे तो गज़ल में तो बहुत सारी बहरें हैं। अब शुरू में अगर 15 बहरें अरब से निकली, उसके बाद 4 बहरें ईरान से मिल गई, तो 19 बहरें होंगी। 19 मुख्य बहरें हैं, हर किसी का वज़न है। हम हर वज़न पे एक एक शेर पढ़ेंगे, हर अलग अलग शायर का पढ़ेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं कुछ अपना शेर सुनाऊं, कुछ बाकी शायरों के सुनाऊं, कुछ उन शायर के सुनाऊं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। कुछ उर्दू शायरी से सुनाऊं, कुछ हिंदी शायरी से सुनाऊं, अलग अलग कंटेक्स्ट में सुनाऊं। हम कोशिश करेंगे, आगे चलते हैं। लेकिन हम साथ साथ सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब मेरा सवाल गज़ल के बारे में, आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम है, कुछ कुछ बताया है। तो गज़ल कहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जिस तरह आपको मिसाल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर, अगर हम बिना आलू के समोसा नहीं बना सकते, तो वो क्या चीज़ है जिसके बिना हम गज़ल नहीं बना सकते? एंड आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, और आप चाहें तो मैं ऑप्शन दे सकता हूँ। कुछ लफ्ज़ हैं, शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम है उनका मतलब, कुछ लोगों को नहीं मालूम है। तो जिनको मालूम है कृपया वो बताएं, ताकि हम उसी सिरे को पकड़कर आगे चलते चलें। तो क्या गज़ल कहने के लिए मतला मतलब पहला शेर इम्पोर्टेंट है? क्या गज़ल कहने के लिए मक्ता मतलब जिसमें आखिरी शायर का नाम आता है कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो इसमें गालिब, दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है में जो गालिब शायर का अपना नाम आ रहा है, उसको हम मक्ता कहते हैं। तो क्या मक्ता ज़रूरी है? क्या मतला ज़रूरी है? ज़रूरी से मेरा मतलब है जिसके बिना गज़ल नहीं कही जा सकती। क्या बहर इम्पॉर्टेंट है? क्या फीलिंग इम्पॉर्टेंट है? क्या क्या चीज़ है वो ज़रूरी है? अच्छा, मैं अभी बता दूं कि फीलिंग एक बहुत एब्सर्ड आंसर है, क्योंकि फीलिंग के बिना तो गज़ल क्या, नज्म क्या, आप सही से अपनी बात नहीं कह सकते। पोइट्री तो छोड़िए, आप बात नहीं कह सकते अपनी। तो वो क्या है जिसके बिना गज़ल मुमकिन नहीं? क्या काफिया वो चीज़ है? क्या रदीफ वो चीज़ है? रदीफ क्या है? एक शेर सुनिए, फूल दिल तकदीर में आए बहुत। एक मेरी गज़ल है, उसका मतलब पढ़ रहा हूँ कि फूल दिल तकदीर में आए बहुत, पर हमें पत्थर के मन भाए बहुत। पाँव के छालों से रखा राबता, पाँव के छालों से रखा राबता, राख के कांटे भी शर्माए बहुत। नक्श देखे रोज उसके एक वही, आई ना अपने पे इतराए बहुत। अब इसमें जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, हर शेर में आप देख रहे हैं हर लाइन बहुत से एंड हो रही है। तो जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है हर शेर में, वो रदीफ कहलाता है। तो क्या रदीफ इंपॉर्टेंट है? जी, लोगों के आंसर्स हैं रिदम, मतला, बहर, फीलिंग, जज्बात, बहुत सारे आंसर हैं। जी, अब मैं इस सवाल के सही जवाब पर आता हूँ। और सही जवाब को सुनने के बाद उम्मीद है, जी, और कोई आंसर कहना चाहें तो कह सकते हैं। अच्छा, आहा शायद शेर के लिए था। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। काफिया और रदीफ है अंकिता का आंसर। जी, अब मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। कई लोगों ने मतला बोला, कई लोगों ने मुक्ता बोला। तो इस जवाब के साथ ही आपको एक और चीज़ की बात का एहसास होगा कि हम जो समझते हैं शायरी सिर्फ उतनी नहीं है, और भी गहरे में बहुत कुछ है। तो जिस तरह समोसे के बिना आलू नहीं बन सकता, उसी तरह गज़ल जिस चीज़ के बिना नहीं बन सकती वो है काफिया।
जी हाँ, इस सवाल का सही जवाब है काफिया। अब अब जिन्होंने दूसरे आंसर्स लिखे हैं, मतला, मुक्ता, बहर और रिदम, उन सब के जवाब का एक्सप्लेनेशन पर भी मैं आ रहा हूँ। काफी लोगों ने लिखा कि बहर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक और मिसाल, जिस तरह गजल कहना, अच्छा गजल लिखी नहीं जाती, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, गजल लिखी नहीं जाती, गजल कही जाती है, गजल बोली जाती है, गजल गाई जाती है। लेकिन गाते हैं तो तरन्नुम में, मतलब लय में गाएंगे, अगर नहीं भी गाएंगे तो भी गजल कहते हैं। तो जब हम गजल कहते हैं तो रणदीप ने कहा है काफिया सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत आपका सही जवाब, शुक्रिया। और भावनाएं तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जज्बात और भावनाएं के बिना तो आप सही मुकम्मल रूप से सक्सेसफुल तरीके से अपनी बात नहीं कह सकते। गजल और नज्म कहना तो फिर भी कला, एक सिंफ है। काफिया क्यों जरूरी है? बिना काफिया के, जिसे हिंदी में तुक या तुकांत कहते हैं, सेम राइम वाले शब्द कहते हैं, जितना खूबसूरत आपका काफिया होगा उतनी खूबसूरत आपकी गजल होगी। और रदीफ जरूरी नहीं है, कई सारी गजल ऐसी हैं जो बिना रदीफ के हैं। अच्छा, बिना रदीफ की जो भी गजल होती हैं उनको क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ गजल। तो मतलब कई ऐसे शब्द हैं जो रिपीटिंग है, जो एंड में आएंगे तो गजल बन जाएगी हमारी। अब काफिया बताएं। अच्छा, बहुत से लोगों ने बहर का, पहले मैं बहर का कंफ्यूजन दूर कर दूं आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता दूं, बहर एक स्केल है। एक स्केल, हम उस स्केल को पढ़ेंगे, जानेंगे। ये बहुत पहला सेशन है, इसीलिए बिल्कुल ब्रीफ में चल रहे हैं हम, ऊपर ऊपर से अभी। एक स्केल है, जैसे एक दो, ताल जिसे कहते हैं, ता थट धिन धा। ठीक है, अब इस पर एक सुनिएगा। एक स्केल है धी धा धा धा, 1 2 2 2, माइनर मेजर मेजर मेजर, 1 2 2 2। अब एक स्केल है 1 2 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2, 4 दफा। 4 दफा मतलब 8 बार, 1 2 2 2 2 बार। ये एक स्केल है। जानकारी के लिए बता दूं, इसे बहरे रजज कहते हैं। डू यू नो तमिल? कुंजम कुंजम, हाँ कीर्तिमान तुम कुंजम कुंजम तमिल ओनली। तो इसको हम स्केल कहते हैं, 1 2 2। अब स्केल पर हम अपनी भावनाएं, अपने लफ्ज चढ़ाते हैं। वो कैसे? गालिब का शेर सुनिए। हजारों, ह छोटा, जारों। अब कौन से शब्द ऐसे हैं जिनको छोटे, जिनको बड़े लेंगे? हम धीमे धीमे उस पर भी आएंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। ये जो स्केल है, ये 1 2 2 1 2 2 1 2 2 का स्केल है, इसको बहर कहते हैं। अब बहर में गजल कहना और बिना बहर के गजल कहने में उतना ही अंतर है कि जितना एक नौसिखिया, जैसे मैं रोटी बनाए और एक बिल्कुल परफेक्ट और एकदम उस चीज में बहुत अच्छा, एकदम मश्क किया हो और एकदम एक्सपर्ट रोटी बनाए, जैसे हम सबकी माँ। तो जो पहली दफा आप रोटी बनाते हैं, अगर वो बिल्कुल परफेक्ट, अगर जब भी रोटी बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट और गोल और एकदम फूली हुई रोटी बने, तो कहेंगे वाह क्या बहर में गजल है, मतलब स्केल में गजल है। लेकिन अगर टेढ़ी मेढ़ी में रोटी बना और नहीं फूले, कहीं से पिचक जाए, तो क्या आप उसे रोटी कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। अच्छी रोटी नहीं कहेंगे, रोटी तो कहेंगे ना। उसी तरह गजल है, उसी माफ कीजिए, इसी तरह बहर है। अगर परफेक्ट बहर में है तो बिल्कुल रोटी गोल बनेगी, फूली बनेगी, मजा आएगा। लेकिन अगर बहर में नहीं है तो जो बनेगी, जो आप खाएंगे टेढ़ी मेढ़ी, उसको आप गजल को रोटी समझ के खाएंगे, मगर वो सही मायने में अच्छी रोटी नहीं होगी। तो बहर की इंपॉर्टेंस गजल को लय देने की है, रिदम देने की है। लेकिन बिना बहर के गजल भी नहीं कही जा सकती। मतलब उस रोटी का क्या फायदा जो फूली ना हो, जो गोल ना हो, जो टेढ़ी मेढ़ी हो। या बहर की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी एक बच्चे के लिए बचपना, एक माँ के लिए ममता। लेकिन अगर किसी बच्चे में बचपना नहीं है तो हम क्या उसे बच्चा नहीं मानते? हाँ, हम कहते हैं अरे कैसा है, इसमें बचपना नहीं है। या बिना ममता के माँ कैसी, बिना बचपने के बच्चा कैसा, वैसे ही बिना बहर के गजल कैसी, बिना गोल और फूली रोटी के रोटी कैसी। इसीलिए यही बहर की इंपॉर्टेंस है। लेकिन बिना जिसके गजल कहना ही मुमकिन नहीं है, वो है काफिया। तो आज आपको ये बात पता चली कि बिना काफिये के मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो अब इसी बात पर मैं एक गजल पढ़ता हूँ,
छोटी सी अपनी ये गजल पढ़ता हूँ और उस गजल में आपको बताना ये है कि काफिया या तुक, अब यहाँ सबको बता दूं कि काफिये का मतलब है तुक, तुकांत, कि जो भी शब्द जैसे चल, कल, बल, ठल, डल, नल, अल, सल, फल, फल, गल, बल, इन सब में एक रिदम है, एक तुकांत है। हर किसी के एंड होने पर एक शब्द है जो कॉमन है, वो क्या है? अल। चल, बल, खल, तल में क्या साउंड है जो हमें बिल्कुल कॉमन सुनाई देता है? वो है अल। तल, तल का मतलब ता प्लस अल, तल। खल का मतलब खा प्लस अल, कल का मतलब का प्लस अल। तो इसमें जो तुकांत है वो अल है। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनिए कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जमाना, निशाना, तराना, इसमें क्या कॉमन है? आना। जम आना, तराना, फसाना, आना। तो बिना तुकांत के शब्द के गजल कहना मुमकिन नहीं है। तो ये था हमारा काफिया जानने के लिए, और ये थी हमारी तुकांत वाली बात। अब हम आते हैं, अब आपका काम ये है कि मैं एक गजल पढ़ता हूँ और आप उसमें जो भी आपको तुकांत समझ में आए कि हाँ ये इसका तुकांत है और ये इसका काफिया है। अब हम, बिकॉज मैं बार बार ये शब्द यूज करूंगा कि तुकांत क्या है, काफिया क्या है, रदीफ क्या है, अब इन सब सारे शब्दों को मैं बहुत बार बार यूज करूंगा, तो आपको बताना है जरूरी, इन सब सारे शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा, वो लफ्ज जो हर शेर के, अब देखिए शेर का कॉन्स्टिट्यूट मैं आपको एक बता देता हूँ मोटा मोटा, ध्यान से सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाइएगा, मुलाहिजा फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा कि शेर में, आई मीन गजल में मिनिमम 5 शेर होने चाहिए। शेर क्या है? शेर का मतलब 2 लाइनों में कही जाने वाली बात। मिसरा एक शब्द है, 2 मिसरों में कही जाने वाली बात। अच्छा, मुझे सबसे पहले माफ कीजिएगा एक बात के लिए, अगर मैं कोई बात जो बहुत ही मामूली सी बात है और बहुत ही बेसिक बात है आपकी नज़र में, और आपको लग रहा है कि मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारे पास बाकी सभी लोग हैं। मुझे नहीं पता कि बाकी सबने गज़ल की ट्रेनिंग या नज़्म कहने की या पोइट्री की ट्रेनिंग ली है नहीं, लेकिन मेरा पर्पज़ है कि मैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ज़ीरो से आपको शुरू करूँ। तो अगर आपके लिए कोई बात गैर मामूली लगे और आपको लगे कि मैं आपका वक्त ज़ाया कर रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले शेर में 2 लाइन होती हैं। पहली लाइन यानी पहला मिसरा। मिसरा का मतलब है एक कंप्लीट स्टेटमेंट। बहुत सारे वर्ड आएंगे। अशार, अशार का मतलब है शेर का प्लूरल। एक शेर में 2 लाइन होती हैं, ठीक है? फूल दिल तकदीर में आए बहुत, एक लाइन। पर हमें पत्थर के मन भाए बहुत, दूसरी लाइन। राह के कांटों से रखा राबता, माफ कीजिए, पांव के छालों से रखा राबता, राह के कांटे भी शर्माए बहुत, 2 लाइन। 2 लाइन से मिलकर एक शेर बनता है। 2 लाइन में पहली लाइन को हम कहते हैं मिसराए ऊला। ऊला का मतलब है पहला, और दूसरी लाइन का मतलब है मिसराए सानी। मिसराए ऊला, मिसराए सानी। तो ऊला और सानी, पहला शेर, आई मीन पहला शेर किसी भी गजल का, उसे हम कहते हैं मतला। मतला मतलब शुरू करता हूँ, यहां से मैं अपनी गजल कहना शुरू करता हूँ। तो जब भी आपने बहुत सारे अभी किसी भी गजल गायक को सुनेंगे, गजल गो जो होते हैं, गजल गोई होती है, गजल कहने को किसी शायर को सुनेंगे, तो हमेशा कहते हैं कि एक मतला एक शेर पेश करता हूँ। तो एक मतला एक शेर का मतलब है मैं गजल का पहला कपलेट कह रहा हूँ और उस गजल में से कोई भी एक शेर पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं आपसे एक मतला एक शेर पेश करता हूँ, तो आप समझ जाएंगे एक मतला मतलब उस गजल का पहला शेर कहना चाह रहा है। और पहले शेर की क्या खास बात है? पहले शेर की खास बात यह है कि उसके दोनों लाइंस, मतलब मिसराए उला, मिसराए सानी, उन दोनों का जो आखिरी वर्ड होगा वो रिपीटिंग होगा। कभी हिंदी पोइट्री के लिए भी कोई इवेंट करिए, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी पोइट्री के लिए भी रहेगा, और मैं आपको दोस्त, छंद, विधा
चौपाई कहना, दोहे कहना भी सिखाऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ कब आपको 13 मात्रा गिननी है, कब 11 गिननी है, चौपाई में कब 16 गिननी है, और मुक्त छंद क्या होता है, और छायावाद, भक्तिवाद, इन सब में क्या अंतर है, हम इसको भी कहना सीखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको अगर कभी भी ऐसा कन्फ्यूजन हो या कभी भी आपको ऐसी गलत फहमी हो कि ये सिर्फ उर्दू पोइट्री की बात हो रही है, तो मुझे माफ़ करें, मुझे इत्तला कर दें, मुझे बता भी दें। चूँकि मैं इस वक्त गज़ल की बात कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल गज़ल की बात करूँगा। और जिस भाषा में मैं अपनी नज़्म, अपनी गज़ल, अपनी शायरी करता हूँ, मैं आपको वही भाषा बताऊँगा और आपको बेसिक बताऊँगा। उसके बाद आपका अपना फ़न, आपका अपना हुनर, आपकी अपनी इच्छा है। जी, आते हैं मौजू पर वापस आता हूँ, कंटेक्स्ट पे वापस आता हूँ, टॉपिक पे वापस आता हूँ। वो था कि रदीफ क्या है। एक रदीफ शब्द है, किसी शेर के आखिर में एक शब्द आएगा जिससे शेर ख़त्म होगा, और वो शब्द हर शेर की सेकेंड लाइन के एंड में होगा, नॉट फर्स्ट लाइन। मुलाहिजा फरमाएं, गौर फरमाएं। है नहीं नादान वो, समझाएं क्या, है नहीं नादान वो, समझाएं क्या, आईने को दर्द अब दिखलाएं क्या। है नहीं नादान वो, समझाएं क्या, आईने को दर्द अब दिखलाएं क्या। जिंदगी से राबता है कुछ मेरा, मुश्किलें जीने की फिर बतलाएं क्या। अब ये दो शेर पढ़े मैंने। इसमें आपने देखा हर लाइन, पहला शेर मतलब मतला, मतला क्या से एंड था। है नहीं नादान वो, समझाएं क्या, आईने को दर्द अब दिखलाएं क्या। क्या क्या, तो जो क्या शब्द है वो रदीफ है। जी हाँ, वो रदीफ है। बिल्कुल सही, सब सही फरमाया आपने, क्या। अब उस क्या से जस्ट पहले एक तुकांत आया। आप जरा फिर से गौर फरमाइए और फिर से सुनिएगा। है नहीं नादान वो, समझाएं क्या, आईने को दर्द अब दिखलाएं क्या। जिंदगी से राबता है कुछ मेरा, मुश्किलें जीने की फिर बतलाएं क्या, बतलाएं क्या। कोई अब बेबार का रखे भरम। इस गजल का मक्ता पढ़ रहा हूँ, मतलब ये गजल जिसने लिखी है उस शायर का नाम, मतलब मेरा नाम। कोई अब बेबार का रखे भरम, उस जुनून में दिल को यूं बहलाएं क्या। अब इसमें कुछ शब्द आए, बहलाएं, मर जाएं, घबराएं, दिखलाएं, बतलाएं, समझाएं, ये सारे के सारे हम काफियां हैं। हम काफियां मतलब जैसे साथ सफर में चलने वाला हम सफर, वैसे ही साथ काफिया में, एक गजल में साथ में जो काफिया हैं उनको हम काफिया। तो समझाएं, दिखलाएं, बतलाएं में तुकांत क्या है, वो साउंड क्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो है आए, समझाएं। तो इसका जो काफिया है वो है आए। ए पे ना की चंद्र बिंदु है, मतलब नून है, उर्दू में नून, हिंदी में चंद्र बिंदु कहते हैं, नून है। समझाएं क्या, मर जाएं क्या, बतलाएं क्या। बिना इसके बहर में हम कितना भी एक गजल को रख लें, अगर काफिया दुरुस्त नहीं है, काफी अच्छा नहीं है, तो खूबसूरती नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि बिना काफिया के किसी सिर्फ आए आए पे एंड करने वाली चीज को हम गजल नहीं कहते। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल ऐसा पढ़ता हूं जिसमें काफिया नहीं है, और सिर्फ ऐसी चीज है जिसको मैं आपकी समझ के लिए मैं निकालता हूँ, जहाँ पे सिर्फ रदीफ आपको लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि सारे लाइन एक ही उससे एंड हो रही है। जैसे बहुत शुरू में बहुत सारे लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं और उनको लगता है कि वाह ये तो गजल कही। एक कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा, एक नज्म है, सुनिएगा। कि जब भी आंखों में ख्वाब राख बनते नजर आए, जब भी आंखों में ख्वाब राख बनते नजर आए, इसी राख में बहुत से लोग जलते नजर आए। संगीन जुल्मों के मुल्जिमों की लंबी कतार थी, हर कातिल के चेहरे पे अपने चेहरे नजर आए। तो इसमें आप देखेंगे हर लाइन नजर आए पे एंड हो रही है। लेकिन ये रदीफ हो सकता है, रिपीट है, बशर्ते कि इससे पहले वाला शब्द तुकांत हो। इससे पहले वाला शब्द तुकांत राख बनते,
नजर आए, तो बनते। दूसरी लाइन सुनिएगा, इसी राख में बहुत से लोग जलते, तो बनते जलते, तो ते का तुकांत है। लेकिन तीसरा जो मतलब जो दूसरा शेर है कि संगीन जुल्मों के मुलजिमों की लंबी कतार थी, हर कातिल के चेहरे पे अपने ही चेहरे नजर आए, तो रे मतलब काफिया नहीं है, मतलब ये गजल नहीं है। तो मेरे पास बहुत सारी गजलें आती हैं इस्लाह के लिए, इस्लाह या तख्ती के लिए। इस्लाह का मतलब है आप उसमें करेक्शंस बता दीजिए, आप उसको एक बार देख लीजिए सही है कि नहीं। और तख्ती एक शब्द आएगा, तख्तीय। तख्तीय का मतलब है किसी भी गजल के सारे शब्दों को हम उस फॉर्म में डिवाइड कर दें, रुकन बना दें। मेरे मत एक बहुत सारे नए शब्द आ रहे हैं तो मैं आपको धीमे धीमे बताना चाहता हूँ। रुकन बनाने का मतलब उनको सेक्शंस में तोड़ के हम देखें कि वो बराबर बहर में है कि नहीं। उसका एनालाइज करने के लिए जब हम उसको तोड़ देते हैं तो उसको तख्ती कहते हैं, कि तख्ती करने के लिए, इसलाह करने के लिए। तो ये है। तो अब हमको समझ में आया कि काफिया क्या है, अब हमको समझ में आया कि रदीफ क्या है। जी, अब यहाँ बात आती है, अब मैं पढ़ता हूँ एक बहुत मुकम्मल गज़ल मिर्ज़ा गालिब की। आपका काम ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि काफिया डैश, रदीफ डैश, मतला। मतला तुम्हें ये पता चल ही जाएगा। मतला पहला शेर है, मक्ता आखिरी शेर जिसमें शायर का नाम आता है। यह शायर अपना नाम देना चाहता है, बताना चाहता है कि ये गज़ल उसकी है। लेकिन आजकल बहुत कम ऐसे शायर हैं जो मक्ता में अपना नाम रखते हैं, अपना तखल्लुस, अपना पेन नेम, अपना उपनाम, अपना जिस नाम से वो लिखते हैं साहित्यिक नाम वो रखते हैं। इस तरह का ट्रेंड अब नहीं चल रहा है। तो अब मक्ता लोग ज़रूरी नहीं है लिखते हैं। मक्ता का मतलब होता है आखिरी शेर, मैं अपनी बात अपने नाम के साथ यहाँ ख़त्म करता हूँ। तो ये अब ट्रेंड में नहीं है तो लोग इसलिए मक्ता नहीं लिखते हैं। गालिब के ज़माने में लिखते थे, और कई सारे शेर में उनको आपको लास्ट में दिखेगा कि गालिब ने अपना नाम लिया। कई सारे शेर, कई सारे गज़ल में नहीं भी दिखेगा। ठीक है, तो अब पढ़ता हूँ मैं गालिब की गज़ल, आपकी नज़र सुनिएगा। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। मुलाहिजा फरमाएं, कान की ट्रेनिंग बहुत तेज कर लें। आपको सुनते ही समझ आना चाहिए कि इस शब्द का तुकान, इस शब्द का रदीफ, इस शेर का बैलेंस स्केल क्या है। दोबारा सुनिए। अब मैं पढ़ रहा हूँ पहला शेर, मतलब मतला। मतला की भी पहली लाइन मतलब मिसराए उला, फिर मैं पढ़ूंगा मिसराए सानी। तो सुनिएगा। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर गिलाज, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मगर इलाज। शमाए हर रंग में जलती है सहर होने तक। ये थी गजल जिसमें गालिब ने अपना पुराना पेन नेम, अगर आपको पता हो तो असद, क्योंकि गालिब का, मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम था असदुल्ला खां गालिब। तो उन्होंने अपना जो पुराना पेन नेम था असद, इसमें यूज़ किया है कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर गिलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो जी, अब आप लोग बता रहे हैं रदीफ है तक, ओके, और आंसर्स बताइए। काफिया क्या है इसमें? काफिया है ठीक है। तो अम, जी, मक्ता असद, जी मक्ता असद नहीं है, शायर का नाम तखल्लुस असद है। और मक्ता कहते हैं उस आखिरी शेर को जिसमें शायर का नाम आता है। अ, रदीफ, जी जी। तो सबसे आपके जवाब आ रहे हैं, तो इससे पहले कि आप लोगों के और होने होने तक, हाँ, अच्छा, तो इससे पहले कि और जवाब आए एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, इसमें कुछ लोगों के जवाब गलत हैं तो रदीफ काफिया होने, अच्छा, तो जिन्होंने पहले में गलत जिनके जवाब हैं, अच्छा उसका गलत नहीं है, गलत, गलत,
गलत, जिनके जवाब गलत हैं या जिनके जवाब सही नहीं हैं, तो जिनके आंसर्स इनकरेक्ट हैं, मैं उनको बताऊं कि इसका रदीफ है जो हर लाइन में, हर शेर में, हर शेर की सेकंड लाइन मतलब मिसराए सानी में जो रिपीट हुआ है वो फिर से सुने। आह को चाहिए एक उम्र असर असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, गमे हस्ती का असर किससे हो जुज मर्ग इलाज, शमाएं हर रंग में जलती है सहर होने तक। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि इसमें रदीफ है होने तक। वो शब्द जो हर बार रिपीट हो रहा है वो है होने तक, और वो साउंड जो हमको बार बार आ रहा है वो है अर। बहुत सारे लोगों ने बताया जो सही जवाब है अर, सहर, ठीक है, और है असर, सर। तो अर की जो साउंड है दैट इज द साउंड विच इज रिपीटिंग इन दिस गजल, इस गजल जो रिपीट हो रही है। और एक और इसके साथ गजल सुनिएगा। एक दूसरी गजल है, सही जवाब है बिल्कुल, काफिया अर और रदीफ होने तक। ठीक है, आज हम रदीफ काफिया पे ही बात करेंगे और बहर पे बात हम आगे आने वाले सेशंस में करेंगे, क्योंकि बहर एक मैथमेटिकल और एक टेक्निकल बात है। उसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, मुफ़ाइलुन मुफ़ाइलुन मफलातुन, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ़ाइलुन फ़ाइलुन, और बहुत सारी अरबिक और अरबी की बातें हैं, पिंगल शास्त्र भी आएगा, हिंदी संस्कृत का और हिंदी का छंद भी आएगा, और इसमें कई है तगड़न और बहुत सारी चीज़ें तो टेक्निकल हैं, धीमे धीमे चलेंगे ताकि आपको समझ आए। लेकिन अब आज का काम ये है कि आपको दो दो लाइन, तीन तीन लाइन, चार चार लाइन, कुछ भी, कितनी भी लाइन में आपको अपनी बात कहनी है, मगर ख्याल बस इतना रखना है कि हर लाइन, हर मिसरा, मैं कोशिश करूँगा हर तरह की शब्दावली, वोकेबलरी और हर तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ ताकि बात आपके सिर्फ जहन तक नहीं बल्कि आपकी रूह तक पहुँचे, कि हर मिसरे के आखिर में एक काफिया और रदीफ इस्तेमाल करते हुए एक रचना आपको लिखनी है। मैं नाम नहीं दे रहा गज़ल, मैं नाम नहीं दे रहा नज्म, चूंकि अभी दौर है चलते रहने का, दौड़ तो हम बाद में लेंगे ही। तो इसी के साथ एक गज़ल पढ़ता हूँ और फिर हम इस पहले सेशन को रैप अप करेंगे। और पढ़ने का मेरा असली पर्पज़ है कि आप मुझे बताएं कि इसमें काफ़ी और रदीफ क्या है। और ये सुनिएगा, एक बस एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ, इतने में आप बता देंगे, ठीक है। एक मतला पढ़ रहा हूँ और एक फिर एक शेर पढ़ूंगा। अब शजर से हवा नहीं मिलती, शजर का मतलब है दरख्त, पेड़। अब शजर से हवा नहीं मिलती, अर्श में कहकशा नहीं मिलती, आदतें छुपने की जो पड़ जाएं, इश्क में फिर वफा नहीं मिलती, इश्क में फिर वफा नहीं मिलती। जिंदगी तेरी रहनुमाई में, जिंदगी तेरी रहनुमाई में कितना चाहा, कज़ा नहीं मिलती, कितने दरो दरीचे सुनता हूँ, कोई रास्ते सदा नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया इस गज़ल के लिए। तो आप सुन पा रहे होंगे और अब बताइए मुझे कि क्या है जो इसमें रदीफ है। बहुत शुक्रिया भावनाओं के लिए। और अब आ, अच्छा, हवा, कहकशा, दुआ, वफा, कज़ा नहीं मिलती रदीफ, बहुत शुक्रिया। और बहुत सही फरमाया आपने, नहीं मिलती। इसमें जो रदीफ है, रदीफ का मतलब है वो शब्द जो रिपीट होगा हर लाइन में, हर शेर में, जो एज इट इज रहेगा, जो रिपीट होगा उसे हम कहेंगे रदीफ। और जो शब्द हमारा तुक बनाएगा, एक लय बनाएगा, काफिया है, हम काफिया है, उसको हम काफिया कहते हैं। और सारे शब्दों को मिलाकर वही हम काफिया है, और सारे शब्द हैं तो काफिया, और जो उसका काफिए की धुन है वो तुकांत है। और काफिए का क्या, या आई मीन काफिए का क्या वो शब्द है जो रिपीट हो रहा है। तो चलिए अब इसको बस रैप अप करता हूँ, और मन कर रहा है एक मतलब और एक शेर और पढ़ दिया जाए
ताकि आप ये बताएं कि इसमें फिर से आपको बताना है कि काफिये की तुक क्या है। हम काफिया शब्द तो आप सुन ही लेंगे, काफिये की तुक क्या है और रदीफ क्या है। जब आप जितना सुनेंगे उतना आप स्केल पहचान पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके से गजल पढ़ूं कि आप उसके स्केल भी पकड़ पाएं। धीमे धीमे आपको पता चले कि कहाँ शब्द गिर रहा है, कहाँ शब्द उठ रहा है। तो मुझे इजाज़त दें जी, आपके जवाब मुझ तक पहुँच रहे हैं। काफिया आ और नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। मैं अगली गज़ल पढ़ रहा हूँ। लोग बैठे हैं जिगर को थाम के, लोग बैठे हैं जिगर को थाम के, ऐसे क्या किस्से तुम्हारे नाम के, दिन तो सारे मुफलिसी में ढल गए, हैं रईसी के नज़ारे शाम के, तुम शहर में क्या हुए दाखिल सनम, तुम शहर में क्या हुए दाखिल सनम, आदमी बाकी नहीं अब काम के, नींद तो उन रोज आया करती थी, नींद तो उन रोज आया करती थी, अब तो बस लम्हे बचे आराम के, दर बदर फिरती हैं यादें तन्हासी, दर बदर फिरती हैं यादें तन्हासी, दौर बीते खत के और पैगाम के। मक्ता पढ़ रहा हूँ। एक बड़ा बाजार है ये जिंदगी, इस गजल का सबसे गहरा शेर मुलाहिजा फरमाएं कि एक बड़ा बाजार है ये जिंदगी, आदमी मिलते यहाँ हर दाम के, लोग बैठे हैं जिगर को थाम के, ऐसे क्या किस्से तुम्हारे नाम के। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी, काफिया आम, जी बिल्कुल, रदीफ के, बिल्कुल सही। तो मक्ता में नाम आता है, जी बिल्कुल। एक और बात ये बताऊं कि मक्ता में नाम आता है जरूरी नहीं है। किसी भी गजल का वो शेर अगर आखिरी है, मक्ता का मतलब है आखिरी। वो बात अलग होती थी कि पहले आखिरी शेर में हम अपना नाम डालते थे, तो हम ये समझते थे कि मक्ता में हमारा नाम आना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ मैं गजल का आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं मक्ता पढ़ता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मक्ता में अपना नाम रखूं। ये बात अपनी अच्छी याद दिलाई, आपके याद दिलाने के बहाने मुझे ये बात और जी शेर आखिर होता है, वो शेर आखिर है कि वो आखिरी शेर कहना, मतलब वो आखिरी शेर जहाँ पे गजल खत्म होती है। और हाँ, शेर आखिर से मुझे एक और बात याद आया कि दो लफ्ज और हैं। जैसे आप, मैंने एक चीज बताई आपको कि मिसराए उला मैंने बताया, मिसराए सानी बताया, काफिया बताया, मतला बताया। मतला मतलब पहला शेर, पहले शेर में काफिया के बाद दोनों मिसराए उला मिसराए सानी में रदीफ मतलब रिपीटिंग वर्ड आता है। अगर सेम इसी नेचर का एक और हम शेर रख दें, दूसरे नंबर का शेर रख दें, तो उसको हम क्या कहते हैं? आप एक इसी बात पे सुनिएगा, आप मिसाल मांगिए हर बात पे। जब तक आप एग्जाम्पल, उदाहरण और मिसाल नहीं मांगेंगे तो बात जहन में बैठेगी नहीं, वो बात दिमाग में आएगी नहीं। तो सुनिएगा, जिक्र तबस्सुम का आते ही लगते हैं इतराने लोग, जिक्र तबस्सुम का आते ही लगते हैं इतराने लोग, और जरा सी ठेस लगी तो जा पहुंचे मैखाने लोग, और जरा सी ठेस पहुंची तो जा पहुंचे मैखाने लोग, मेरी बस्ती में रहते हैं ऐसे भी दीवाने लोग, रात के आंचल पर लिखते हैं दिन भर के अफसाने लोग। ये बहुत ही अतीका इलाहाबादी की ये गजल, और उनका एक मतला और एक हुस्न मतला। वो मतला जिसके वो मतला जिसमें फिर से दूसरा शेर, मेरे कहने का मतलब है मतला में दोनों में रदीफ काफी आएगा, लेकिन वो दूसरा शेर, जिस दूसरे शेर में हमने साथ साथ पहला मतलब मिसरा उला और मिसरा सानी, पहला मिसरा दूसरा मिसरा दोनों में रदीफ रख दिया है मतला होने के बावजूद भी, तो उसे कहते हैं हुस्न मतला, हुस्न मतला। तो पहले मतला और उसके बाद हुस्न मतला उस केस में आता है जब दूसरे शेर को भी हम दोनों सेम वर्ड से यानी सेम रदीफ से एंड करते हैं। तो आज का सेशन यही रैप अप करते हैं हम, और इस सेशन को थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं कि रदीफ वो जो रिपीटिंग वर्ड है, जो रिपीटिंग वर्ड है, और
वो वर्ड बदलता नहीं है, तो रदीफ पूरे गजल में नहीं बदलेगा। काफिया, हर शेर में एक काफिया होगा जो बदलेगा। काफिया आप दोनों सेम, पूरी गजल में सेम काफिया रखिए, ये नहीं कह सकते कि नजर 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 सब में अरर अरर, नहीं, काफिया हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर येट सेम साउंडिंग। शहर, नजर, गजर, बसर, असर, सर, ये सब में अर की साउंड है, लेकिन सब सेम शब्द, एक जैसे, एक ही शब्द नहीं है। तो काफिया हैज टू बी, शब्द अलग हो लेकिन उसका तुकांत सेम हो, वही काफिया है। और वो बिल्कुल रदीफ से पहले आना चाहिए। जैसे फूल दिल तकदीर में आए 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 बहुत आए, पर हमें पत्थर के मन भाए बहुत। पाँव के छालों से रखा राबता, राह के कांटे भी शर्माए बहुत, आए बहुत। तो बहुत 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 इज रदीफ, और आए 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 इज साउंड ऑफ काफिया, मतलब तुकांत। और इसमें जो भी शब्द हैं, शर्माए, आए, बतलाए, वो हम काफिया हैं। तो आज हमने काफिया और रदीफ के बारे में समझा। एक रचना जिसमें मिनिमम 5 शेर हों, गजल कहने के लिए ऐसा मानते हैं कि मिनिमम 5 शेर होने चाहिए, मगर चूंकि हर सिंफ में और हर क्रिएटिविटी के फील्ड में लोगों के बहुत सारे अपने क्राइटेरिया, बहुत सारे अपनी कंडीशंस, बहुत सारी विधाओं में बातें बदलती हैं, और अलग अलग जगहों की कई चीज़ें बदलती हैं, तो है, लेकिन अमूमन ये माना जाता है। लेकिन अगर आप दीवाने गालिब देखेंगे, दीवाने गालिब गालिब का पूरा कलेक्शन है मेरे पास है, और अक्सर पढ़ते हैं हम उसको। तो दीवाने गालिब में कई गज़ल ऐसे हैं जिसमें 5 शेर नहीं है, लेकिन वो गज़ल हैं। तो लेकिन अब जो माना जाता है, अभी हम आपको उस हिसाब से बताते हैं, मिनिमम 5 शेर के बाद एक गज़ल बनती है। गज़ल के हर शेर का अलग मौजू होता है। अलग मौजू का मतलब है अलग कंटेक्स्ट, अलग बात। जैसे एक जो मैंने शेर पढ़ा कि फूल दिल तकदीर में आए बहुत, पर हमें पत्थर के मन भाए बहुत, एक बात है, अपने आप में एक बात है कि हाँ यार, मतलब इसका मतलब है कि बहुत सारे कहने को तो कितने लोग मिले, पर जो जिनके दिल पत्थर के थे वही हमें बड़े पसंद आए, तो अपने आप में एक बात है। दूसरी बात नीचे आती है कि नक्श देखे रोज उसके एक वही, नक्श मतलब चेहरा, नक्श देखे रोज उसके एक वही, आई ना अपने पे इतराए बहुत। तो ये अपने आप में एक शेर है, लेकिन इसमें एक अपने बात है कि जो आईना है उससे मुझे बड़ा रश्क हो रहा है, मुझे जेलसी हो रही है कि आईना रोज उसकी शक्ल देखता होगा, तो बताओ आईना कितना लकी है कि रोज उसे देखता है। वो तो कुछ भी, मतलब कितना लकी है आईना। तो आईने से रश्क हो रहा है, इस बात में, इस ख्याल को इस शेर में ढाला गया है कि नक्श देखे रोज उसके एक वही, आईना अपने पे इतराए बहुत। तो अब देखिए, पहले शेर और दूसरे शेर में कोई थॉट वाइज एक बात नहीं है। तो गजल में अक्सर 2 ही लाइन में आपको एक बात पूरी मुकम्मल करनी है, मिनिमम 5 शेर कहने हैं। अलग अलग मौजू पे गजल होती है, लेकिन लेकिन ऐसी भी गजलें हैं जो सेम मौजू पे एक ही बात कह रही हैं, और उन गजल को हम कहते हैं मुसलसल गजल। और मुसलसल गजल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। गुलाम अली की बहुत ही खूबसूरत गज़लें हैं जो उन्होंने गाई हैं, लिखी। अच्छा, गज़ल किसने गाई हैं, आप जब ये ध्यान रखें तो साथ साथ मेहरबानी करके ये भी सर्च करें कि किसने लिखी है। ठीक है, तो ये एक असाइनमेंट भी है, और हम अगले सेशन में मिलेंगे। मैंने बताया कि गज़ल अलग अलग मौजू पर होती है, अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग शेर कहा जाता है, लेकिन एक गुलाम अली की गाई हुई बेहद खूबसूरत, बेहद मुकम्मल गज़ल है जिसको हसरत मोहानी ने लिखा है। आपको बताना ये है कि वो कौन सी गज़ल है। हसरत मोहानी की लिखी और गुलाम अली की गाई हुई, और आप उसको सुनिएगा, और सुनने के बाद हर शेर को सुनिएगा, और फिर कहिएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि वो सब एक मौजू पर हैं, और एक बात जो एक शेर में पूरी नहीं हुई उसने दूसरे शेर तक उसको कंटिन्यू किया है, उसको मुसलसल गज़ल कहते हैं। ये बताइएगा। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में जानेंगे, आगे चलेंगे, थोड़ा सा गज़ल पर बात करेंगे, थोड़ा सा बहर पर बात करेंगे, फिर हम थोड़ा सा मश्क करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। आप सबके साथ, जितने हमारे साथ जुड़े हैं, सबके नाम पे अपनी अपनी एक ओरिजिनल गज़ल हो लिखी हुई मेरी कोशिश है, और एक मुकम्मल गज़ल बने, और एक बहुत अच्छी से आप गज़ल लिखें। फिर हम नज़्म पे बात करेंगे, नज़्म के 4 टाइप हैं उन पर बात करेंगे, फिर हम हिंदी काव्य पर आएंगे। देखिए, एक साथ में एक एक चलेंगे, लेकिन कंपैरिजन में मैं साथ साथ बताता चलूँगा। फिर हम दोहे लिखेंगे, चौपाई लिखेंगे, और कोशिश करेंगे अलग अलग विधा में, अलग अलग फीलिंग्स में कविता लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब जुड़े, सारे के सारे लोग, सारे के सारे सुनने वाले, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
गुड नाइट, शबा खैर, बाय बाय, टेक केयर।